हेलो स्टूडेंट, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दीप्ति मिश्रा आज आपको भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में बताऊंगी। मेरे इस लेक्चर का उद्देश्य यह है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के विषय में आप सम्यक रूप से जान जाएं, उसकी सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में अच्छी तरह से परिचित हो जाएं। आइए चलिए हम बाबर के विषय में चर्चा करते हैं। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, उसका जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में मध्य एशिया के ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र में फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा माता का नाम कुतलुक निगार था। पिता की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार बाबर की धमनियों में मध्य एशिया के 2 वीर विजेताओं का रक्त प्रवाहित हो रहा था। बाबर का परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना रियासत का शासक था। 1494 ईस्वी में एक आकस्मिक दुर्घटना में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की अल्पायु में बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से फरगना की गद्दी पर बैठा। अपने फरगना के शासनकाल में बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया, जो मात्र उसके कब्जे में 8 महीने तक रहा। 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया, जहां वह 1504 से 1525 ईस्वी तक काबुल पर शासन करता रहा। काबुल पर अधिकार करने के पश्चात बाबर ने 1507 ईस्वी में अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई मिर्जा की उपाधि को त्याग करके नई उपाधि बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल पर अपने शासनकाल के दौरान ही बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की भारी योजनाएं बनाई। निरंतर युद्धों में लगे रहने के कारण वह मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों की युद्ध प्रणाली से पूरी तरह से परिचित हो गया था। उसने उज़्बेकों से तुर्गुमा युद्ध प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, अफगानों से व्यूह प्रणाली तथा तुर्कियों से घुड़सवारी करना सीखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में अपने भारतीय अभियानों का वर्णन किया है। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा ठीक वैसी ही थी जैसे 11वीं-12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी और गोरी के समय थी। इस समय भी भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इन राज्यों की दुर्बल और अस्थिर स्थिति ने बाबर को भारत में अभियान करने का सुअवसर प्रदान किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने समकालीन 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। ये राज्य हैं दिल्ली, गुजरात, मालवा, बहमनी, विजयनगर, बंगाल और मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है और उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर की आत्मकथा से ज्ञात होता है कि बाबर ने सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में भारत के विरुद्ध अपना पहला अभियान प्रारंभ किया था। यह अभियान अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान की सीमा पर स्थित यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को जीता। यह भारत में बाबर का प्रथम अभियान था जिसमें उसने बंदूकों एवं तोपों का प्रयोग किया था। 1519 ईस्वी में ही बाबर ने पेशावर को जीता। 1520 ईस्वी में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता और सियालकोट पर अधिकार कर लिया। 1524 ईस्वी में अपने चौथे अभियान के अंतर्गत बाबर ने लाहौर एवं दीपालपुर को जीता। इसी अभियान के दौरान पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। इसी बीच मेवाड़ का राणा सांगा भी बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी
ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण इसलिए भेजा था क्योंकि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए उसने अपने चाचा आलम खां लोदी और अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण के पीछे संभवतः मंतव्य यह था कि दौलत खां लोदी पंजाब में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था तथा आलम खां लोदी इब्राहिम लोदी के स्थान पर दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। राणा सांगा का भी शायद मंतव्य यह था कि वह बाबर से अफगानों की शक्ति नष्ट करवाकर अपने नेतृत्व में दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पाकर बाबर इसी बीच बाबर को अपने विरुद्ध दौलत खां लोदी द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र का पता चला तो उसने 1525 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दौलत खां लोदी को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार चौथे अभियान के अंत तक आते आते पंजाब एवं लाहौर पर बाबर का अधिकार हो गया। पंजाब और लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात बाबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तथा पानीपत में आकर के वह अपनी सेना सहित डट गया। जब यह सूचना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को प्राप्त हुई तब उसने एक विशाल सेना लेकर बाबर के विरुद्ध पानीपत की ओर कूच कर गया। इस अभियान में उसका साथ ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने भी दिया। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने डट गईं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों से सीखी गई प्रसिद्ध युद्ध नीति तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इस युद्ध नीति के अंतर्गत उसने खाइयाँ खोद करके और पेड़ों की बाड़ खड़ी करके अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की तथा अपनी सेना को मध्यम, दाहिने, बाएं, अग्रिम और सुरक्षित पंक्तियों में विभक्त कर दिया। इस युद्ध में बाबर को दो प्रसिद्ध निशानेबाजों का भी सहयोग मिला था। ये निशानेबाज थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी यद्यपि बहुत वीरता से लड़ा लेकिन अंततः युद्ध में मारा गया। मध्यकाल का वह पहला सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इस युद्ध में उसका साथ देने वाले ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार पानीपत के युद्ध के साथ ही भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो गया और बाबर के नेतृत्व में 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। इस धन संपत्ति को उसने अपने सैनिकों, सैनिक अधिकारियों, सगे संबंधियों में खुले हाथ से बांटा था। उसने हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा भी दिया था जिसे उसने ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के खजाने से प्राप्त किया था। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था और इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। पानीपत के युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। बाबर का यह कदम मेवाड़ के शासक राणा सांगा को नागवार गुजरी। वो यह समझते थे कि अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की भांति बाबर भी दिल्ली को लूटेगा और लोधी वंश का अंत करके लूटपाट कर पुनः वापस काबुल चला जाएगा। लेकिन जब बाबर ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया तब बाबर और राणा सांगा के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया। मार्च 1527 ईस्वी में सीकरी से 10 मील दूर स्थित खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आ डटी। राणा सांगा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी एवं आलम खां लोदी दे रहे थे। राणा सांगा के इस संयुक्त मोर्चे की खबर पाकर बाबर की सेना का मनोबल गिरने लगा। सेना का मनोबल उठाने के लिए बाबर ने नाटकीय ढंग से शराब के सभी पात्रों को तोड़वा दिया, शराब न पीने की कसम खाई और साथ ही मुसलमानों पर से तमगा कर हटा दिया तो राणा के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया। उसके इस कार्य से सैनिकों में कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ और सभी सैनिकों ने कुरान पर हाथ रखकर अंतिम सांस तक बाबर का साथ देने का निश्चय किया।
खानवा के युद्ध में बाबर ने की युद्ध रणनीति का उपयोग किया था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत यद्यपि वीरता से लड़े किंतु पराजित हुए। बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ और इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने चंदेरी की ओर ध्यान दिया। चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। बाबर ने जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के दुर्ग को घेर लिया। राजा मेदिनी राय यद्यपि वीरता से लड़े किंतु पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हो गए। चंदेरी दुर्ग में सभी राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया। चंदेरी युद्ध के पश्चात 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य घाघरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेनाओं का सामना बाबर को करना पड़ा, लेकिन बाबर ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत में जीवन स्थिर हो गया। उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर के बंगाल तक तथा हिमालय से लेकर मालवा तक विस्तृत हो गया था। लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण धीरे धीरे बाबर का स्वास्थ्य क्षीण होने लगा और अंततः 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर का निधन हो गया। निधन के पश्चात बाबर को आगरा के आरामबाग में दफना दिया गया, किंतु बाद में उसकी पत्नी मुबारक यूसुफजई ने उसका शव काबुल ले गई और जहां एक उद्यान के बीचों बीच उसे दफना दिया गया। बाबर एक कुशल सैनिक एवं योग्य सेनापति होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान, साहित्यकार और कला प्रेमी भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा सुचके बाबरी की रचना की है। इस आत्मकथा का मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अनुवाद पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। फारसी भाषा से इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1826 ईस्वी में अर्स्किन, लीडन एवं एल्किंग ने किया था। बाबर की इस पुस्तक का तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद मिसेस बेवरिज ने 1905 में किया था। बाबर ने इसके अतिरिक्त रिसाल-ए-उसज अर्थात खते बाबरी की भी रचना किया था। बाबर को मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का भी संकलन कराया था। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार होने के साथ साथ एक कला प्रेमी शासक भी था। उसने भारत में पहली बार ज्यामितिक विधि से उद्यान लगाने की परंपरा आरंभ की। उसने आगरा में जमुना नदी के किनारे ज्यामितिक विधि से एक उद्यान का निर्माण कराया, जिसे उसे अपनी आत्मकथा में हस्त बहिस्त या नूर अफशान का नाम दिया। इसी बाग को बाद में आराम बाग का भी नाम दिया गया था। इसी बाग में बाबर को दफनाया गया था। बाबर ने इसके अतिरिक्त पानीपत में काबली बाग मस्जिद और तत्कालीन रुहेलखंड में संभल मस्जिद का भी निर्माण कराया था। बाबर के विषय में इस चर्चा के उपरांत मैं यह आशा करती हूँ कि बाबर के प्रारंभिक जीवन, उसकी सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।